नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन अकेडमिक्स में। हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का ये हमारा दूसरा लेक्चर। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसका ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं ये पहला वीडियो। और क्या है, हम लोग संसाधन एवं विकास चैप्टर 1 है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे और कुछ बाकी थे, तो जो बाकी है वहाँ से देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है भू संसाधन। क्या है हमारा अगला टॉपिक? भू संसाधन, यानी कि भूमि संसाधन के रूप में कैसे काम करती है। तो पहले वो समझ लीजिए कि भूमि क्या है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना। इसी पे हमारे सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं, सभी चीज़ किस पे हो रही है? भूमि पर ही हो रही है। तो भूमि, खास बात यह है कि भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते, मतलब बना नहीं सकते हैं। इसलिए उपलब्ध भूमि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में हमको सावधानी और योजनाबद्ध, मतलब योजना करके करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर भू आकृति के बाद भूमि पर जो भू आकृति है उसके बारे में बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है और साथ ही साथ द्वीप पाए जाते हैं। तो अगर बांटा जाए पर्वत, पठार और मैदान में ही, तो 43% जो भाग है वो क्या है? मैदान है। ठीक है, 30% क्या भाग है? पर्वतों का भाग है। और जबकि कुछ जो बचा हुआ है 27% यानी 27%, ये 27% क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो पर्वत, पठार और मैदान में बांटा गया है। ठीक है, पठारों में क्या है कि पठारों में आपको सारे जितने भी खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन है और वन है, ये ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? पठारों में। अगर बात किया जाए भूमि उपयोग का, तो देखिए ये मैप दिया हुआ है, एक पाई चार्ट है। इसमें देखिए यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर है 43% मैदान, 27% पठार और 30% जो है पर्वत। तो ये मैप भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप क्या कीजिएगा, आपको पता है होना चाहिए या फिर नहीं भी है तो ये देख लीजिएगा। ये साइन जहाँ भी बनाएंगे यानी कि ये वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिएगा कि वो लाइन लिख लें। जैसे कि यहाँ से आप लिख सकते हैं भूमि एक सीमित संसाधन है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर आपको ये चार्ट बना लेना चाहिए। ये जो चार्ट है यहाँ पर चित्र 1.3 1.3 में जो दिया हुआ है। फिर भू उपयोग जो लिखा हुआ है, ये आपको समझने के लिए एग्जाम में अभी तक एक भी बार क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए भूमि उपयोग का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, किस किस रूप में भूमि का उपयोग होता है। तो पहला क्या है, इसको बड़े बड़े पॉइंट में ही लिखिएगा, वन के रूप में। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध, अनुपलब्ध मतलब जो कृषि के लिए नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है? बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, यानी जिस पे कृषि हो नहीं सकता। और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि जैसे कि जो जमीन है उस पर इमारत बना लिया, सड़क बना लिया, उद्योग बना लिया, ये सब बना लिया। तीसरा है पैतृक भूमि। पैतृक भूमि का मतलब हो गया कि जो उपजाऊ तो है लेकिन उसका उपयोग खेती के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषि अयोग्य भूमि है ना, जैसे कि अस्थायी चारागाहें, दृष्टिगोचर भूमि, विविध वृक्षों। दृष्टिगोचर का मतलब हो गया कि मतलब अन्य गोचर भूमि का मतलब होगी जो सीनरी है उसको बिगाड़ नहीं सकते ना, तो वैसा भूमि। साथ ही साथ तीसरा क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 साल से अधिक से वर्षों से खेती नहीं की गई, उसको भी क्या बोलेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी खेती नहीं कर रहे लेकिन खेती किया जा सकता है। पैतृक भूमि, पैतृक भूमि में वर्तमान प्रति है और एक पुरानी प्रति है। ठीक है, पुरानी प्रति को मतलब ये हो गया कि जहाँ पर 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है, और वर्तमान प्रति यानी कि 1 साल से कम। तो ये भी परिभाषा पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं। पांचवा क्या है? शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर फसलें उगाई हुई काटी जाती है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आता नहीं लेकिन आपको जानने के लिए ये जरूरी है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो क्या निकलता है? सकल कृषित क्षेत्र, यानी कि टोटल कितना मतलब खेती किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला, इसको अलग पॉइंट में लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, यहाँ से लेकर सकल कृषित क्षेत्र यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे से कि प्रारूप दिया हुआ, ट्रेंड दिया हुआ कैसे यूज होता है। तो ट्रेंड
ये समझने से अच्छा है कि आपको पहले कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख, लेकिन इसका जो अगर मापना है तो ये आंकड़े कितना है, बस 93% है। क्यों? क्योंकि बाकी इलाकों का हमें जानकारी इकट्ठा नहीं है। जानकारी इकट्ठा नहीं होने का कारण क्या है कि कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा पहाड़ी, जहाँ पे जो कोई नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा जंगली है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर डाटा इकट्ठा करना आसान नहीं है। तो इसलिए हम सबके 100% के बारे में नहीं जानते, सिर्फ 93% के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैप देख लीजिए, 2 डाटा दिया हुआ, एक दिया हुआ 1960-61 का और दूसरा दिया हुआ 14-15 का। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है ये क्या है, सबसे बड़ा कुल क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा कुल क्षेत्र है। ये क्या है, वो आता है गैर कृषि परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ब्लू वाला डाटा, आपके ये ब्लू वाला डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन का, तो ब्लू वाला डाटा यानी वन का जो क्षेत्रफल है वो क्या हुआ, ये बड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वन का क्षेत्रफल बड़ा है। और इसको एक बार देख लीजिए कंपेयर करके, किस में बड़ा है किस में घटा है। क्वेश्चन नहीं आता इससे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं करते तो भी चलेगा। आगे देखिए, एक यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो क्या है, प्रतिशत में भिन्न भिन्न है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में क्या होता है, 10% में कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे खेती करना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित होनी चाहिए, ठीक है। कितना? 33%, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी वर्तमान में केवल 24% के आसपास है, यानी ये बहुत ही कम है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, तो इसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए साथ में कि वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये किया गया है 33%, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है। अगला हमारे टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण मतलब कि भूमि का जो निम्नीकरण और उर्वरता शक्ति जो है, उपजाऊपन है, उसका जो कम हो रहा है उसका कारण और उसको बचाने का तरीका, ठीक है। तो आपको यही भी पता होना चाहिए कि हमारे जितना भी चीज़ है, जितनी भी आवश्यकता है, उसका आवश्यकताओं का 90% भाग जो हमें है भूमि से मिलता है, ठीक है। जैसे कि भोजन, मकान, कपड़े, ये सभी भूमि हमें उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ मानव जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके न केवल भूमि का निम्नीकरण होना, बल्कि भूमि को नुकसान भी हो रहा है, यानी कि भूमि को जो नुकसान पहुंचाते हैं प्राकृतिक तत्व, वो उनको भी क्या मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है। जैसे बारिश, ठीक है। बारिश क्या होता है, अब जहाँ बारिश होता है एक बार में हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो जाता है, मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है वो अपरदित हो जाता है और चला जाता है समुद्र में सीधा, ठीक है। इससे क्या है, भूमि को नुकसान हो रहा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि लगभग भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि जो अभी है निम्नीकृत हो चुकी है, ठीक है। और इनमें से लगभग 28% भूमि जो है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, जबकि 56% जल अपदित है। जैसे कि बोले कि जल अपदित है, यानी जल ज़्यादा हो जाए तो वो पूरा पूरा काट कर ले जाएगा, और शेष जो भाग है वो या तो लवणीय है या फिर क्षारीय है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा खुचा रहता है वो मानव क्रियाओं द्वारा, जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, इस सब के कारण भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, कुछ कुछ इलाकों में खनन के उपरांत खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे कि झारखंड में देखा जाता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा जैसे राज्यों में होता है। इन राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वनोन्मूलन। तो खनन भी है, साथ ही साथ वनोन्मूलन भी है। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बोल रहा है, जैसे कि इन क्षेत्रों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, यहाँ पे क्या है दिक्कत, यहाँ पे वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा बड़ा दिक्कत है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, अति पशुचारण का दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका नोट ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहला स्टेट का नाम सारा जितना भी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। तो ये सब लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए क्यों यहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे निम्नीकरण का कारण क्या है, वनोन्मूलन। तो ये लिख लीजिए वनोन्मूलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला में क्या है,
तो दूसरा वाला में है गुजरात, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एमपी है। तो इन क्षेत्रों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। जैसे इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, यहाँ पे अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जैसे क्या है कि तीसरा देखिए, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई, है ना। हरित क्रांति के दौरान अधिक सिंचाई किया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है। इसी के बाद है अगला, देखिए अगला क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि अति सिंचाई से होता क्या है। अति सिंचाई से होता है जल क्रांतता, ठीक है, यानी जल जमा हो जाना। जमा हो जाने से क्या हो जाता है, मृदा में लवणता या फिर क्षारीयता बढ़ जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये सब जो प्रॉब्लम है इन सबको सुलझाने का तरीका क्या है। तो सुलझाने का तरीका ये है कि या तो वन रोपण कर दीजिए या फिर चारागाहों का उचित प्रबंधन कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया, एक सोल्यूशन बोले तो, ठीक है, एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये है कि पेड़ों की रक्षक मेखला बना दें, रक्षक मेखला बना दें। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, इसका आधा भाग पे अगर क्या बोलते हैं, ये रेत है, मरुस्थल है, तो अगर आप यहाँ पे पेड़ों को लगा देते हैं तो ये जो हवा बहा करके इनको आगे ले जा रही थी, वो हवा क्या हो जाएगी, टकरा करके रुक जाएगी यहीं पर, जिसके कारण वहाँ पे जो मरुस्थल का इलाका वो बढ़ेगा नहीं। दूसरा, पशुचारण को नियंत्रित कर लें। पशुचारण को कहाँ पर मतलब पशुओं को चराना वो नियंत्रित कर लें। और रेतीले टीलों को भी कांटेदार झाड़ी लगा करके स्थिर बना सकते हैं। तो यहाँ पे पेड़ जो लगाए उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, झाड़ियाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो इसके माध्यम से भी भूमि कटाव को रोका जा सकता है शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि गर्म क्षेत्रों में, जैसे कि राजस्थान का इलाका, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फिर बंजर भूमि के उचित प्रबंधन के लिए प्रबंधन करना होगा, खनन नियंत्रण करना होगा, जैसे खनन करके खुला नहीं छोड़ना होगा, ठीक है। औद्योगिक जल का परिष्करण यानी फिल्टर करके उसको विसर्जित करना होगा, तब जाकर के वो क्या होगा, भूमि को बचाएगा। और भूमि प्रदूषण को भी कम करना, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, मृदा संसाधन। अगला हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन। भू संसाधन देख रहे हैं, भूमि संसाधन का ही एक अगला भाग है मृदा संसाधन। तो मिट्टी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अब आपको ये समझना होगा कि जो मिट्टी है, ये मिट्टी बनने में कुछ सेंटीमीटर केवल बनाना है तो उसको लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया में क्या होता है, उच्चावच यानी कि कितना कैसा वहाँ को स्थिति है, धरातल है, ठीक है, जनक सेल, संस्थय सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय, ये सब क्या है, मुख्य कारक है। इसके मुख्य कारक यानी कि बनने में जो मदद करते हैं। प्राकृतिक तत्व भी है बहुत सारे, जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, मृदा बनने में प्रक्रिया में योगदान देती है, यहाँ तक ले लीजिएगा। आगे है, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मृदा में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ बनते हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, आपको कुछ ये जानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये हो गया कि क्या क्या कारक है, मृदा बनने में क्या क्या कारक है। तो पहला क्या है, ऊर्जावच है, दूसरा क्या है, जनक सेल या फिर उसी बोलते संस्था सेल, और तीसरा क्या है, जलवायु, और चौथा क्या है, वनस्पति, और पांचवा अन्य जैव पदार्थ के साथ साथ समय। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समय है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समय आपको बताएगी कुछ सेंटीमीटर बनाने में कितना लग जाता है, लाखों से ज़्यादा। तो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, निर्धारित करने वाले तत्व, उनके गहराई, रंग, गठन, आयु और रासायनिक और यहाँ देखिएगा और भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या क्या है, उनका रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण, इनके आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण है। तो मृदाओं का वर्गीकरण में देखिए, ये वाला आपको हो जाएगा मेन टॉपिक, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, इनको भी लिखना है, इनको पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे कि अगर आप ऊपर में हेडिंग दे दिए जलोढ़ मृदा, तो उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देकर लिखिएगा, ठीक है। पहला क्या है
कि यह वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान जितना भी है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, और ये फैला हुआ कहाँ तक है, बहुत दूर तक है, राजस्थान गुजरात तक ये फैला हुआ है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाए कि जितनी भी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर क्या कहती है, जलोढ़ मृदा ही लाती है। जलोढ़ मृदा में रेत होता है, सिल्ट होता है, मृतिका होती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे जैसे नदी के मुहाने से घाटी की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ये कोई नदी है, ठीक है, और ये नदी बह करके नीचे आ रही है, तो नीचे जो कण होगा वो क्या होगा, उनका आकार बहुत छोटा होगा। जबकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनके आकार क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है इस लाइन में। आगे देखिए, नदी के ऊपरी भागों में जैसे कि ढाल भंग के समीप मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती है, यानी कि ढाल भंग मतलब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोटे कणों वाला मृदा मिलेगा। और ऐसी मृदाएं पर्वत के तलहटी पर बने मैदानों जैसे कि द्वार, चौ और तराई के नाम से जानी जाती है। तो इन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, तराई, द्वार, चौ और तराई क्षेत्र। ठीक है, पर्वतों की तलहटी पे बने हुए। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे द्वार, चौ और तराई क्षेत्र। अब देखिए, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। ठीक, आयु के आधार पर अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार की मृदाएं हैं, एक पुराना जलोढ़ मृदा, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आयु के आधार पर मृदाएं 2 प्रकार की होती है, एक पुराना जलोढ़ और एक नया जलोढ़। नया जलोढ़ को बोलते हैं खादर, पुराना को बोलते हैं बांगर। बांगर मृदा में कंकड़ यानी कि जो मोटा मोटा कण है वो उनकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि खादर में क्या होता है, बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जलोढ़ मृदाएं नॉर्मली क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना मिलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या तत्व मिलते हैं। ये कौन कौन से फसल के लिए उपयोगी है वो सब है, तो ये लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, इसलिए ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी लिखिएगा तो वो सही रहेगा। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा कि उपजाऊपन है यहाँ पे, तो उपजाऊपन के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं यहाँ पे जो होती है वो अधिक क्षारीय होती है। कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि सूखे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, जलोढ़ लिख लीजिएगा पहले। तो जलोढ़ मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। ठीक है, लेकिन इनको सही उपचार से ठीक किया जा सकता है। तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। अगला हमारा है काली मृदा। आप सोच रहे कि वो वीडियो है काली मृदा से हम क्या करेंगे, एक नोट्स पहले बना लें, उसके बाद आपको वहाँ पे बता दें। ऐसे इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोच रहे कि अगले वीडियो में ही डालें, तो अगले वीडियो में काली मृदा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर, और साथ ही साथ उसमें कुछ क्विज लास्ट में होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके आइएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।